and welcome to this lecture of insolvency laws and practices. This is CS वैभव चितलांगिया and आज हम लोग वापस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हैं अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. ठीक है. नाउ इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट कभी भी इंडियन लॉज में आए नहीं है. इसके पहले कभी भी हम लोग ने फ्रेश स्टार्ट करके कोई नया प्रोसेस देखा नहीं है. इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी नोवल कॉन्सेप्ट एंड काफी क्वेश्चंस रेज होंगे इससे. सो वंस this particular part gets implemented, I'm pretty sure काफ़ी questions raise होंगे, काफ़ी cases होंगे इसके against, because ये बहुत ही controversial kind of a provision है. Now I'll first explain to you what fresh start is. So IBC में हमारा बेसिक एम क्या है कि लोगों का इंसॉल्वेंसी खत्म करना है, क्रेडिटर्स का पैसा वापस करना, राइट. तो पार्ट 3 के अंदर हम लोग ने बोला कि लेट्स डू वन थिंग. देयर सर्टेन पीपल जिनको बहुत कम डेट होगा, ठीक है, एंड वो लोग के पास असेट्स भी बहुत कम होंगे, उनका इनकम भी बहुत कम होगा. मतलब बेसिकली दे आर वर्चुअली दे आर इन रियलिटी नॉट एलिजिबल, ओनली दे विल नेवर बी एबल टू पे ऑफ देयर डेट्स. कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है. तो हम लोग ने बोला ऐसे लोगों के लिए अपने प्रोसेस स्टार्ट करके भी क्या कर लेंगे, उनके पास असेट्स ही नहीं है, वो पैसा देंगे ही कैसे, राइट. तो हम लोग ने फिर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लाया. फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कि कभी कोई एलिजिबल डेटर मतलब कोई ऐसा इंसान जो हमारे कंडीशंस को पूरा फुलफिल करता है, वैसा कोई एलिजिबल डेटर अगर आता है एंड फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है एंड डीआरटी फाइंड्स कि हाँ सारा कंडीशंस फुलफिल्ड है, सब चीज़ है, एंड डीआरटी उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है. इन दैट केस द पर्सन, द एप्लीकेंट, द डेटर विल नॉट बी लाइबल टू पे ऑफ इट्स डेट्स. ठीक है. सो अगर मान लो हम कल फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का एप्लीकेशन फाइल कर दिए इन दी डीआरटी एंड डीआरटी ने एक्सेप्ट कर लिया मेरा एप्लीकेशन, तो इन दैट केस आई विल नॉट बी लाइबल टू पे ऑफ माई डेट्स. ठीक है. चलो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है कि चलो कितना अच्छा बात है इंसॉल्वेंसी हटाने का, बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिस इंसान से मैंने डेट लिया था उसके राइट्स का क्या होगा. एग्जैक्टली. सो अगर मान लो आपने मेरे को पैसा दिया था, ठीक है, हम फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट करा लिया, अपना एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, कोर्ट ने बोला कि तुम इसको पैसा वापस रिटर्न मत करो. ऑफ कोर्स यू विल ऑब्जेक्ट टू दिस. भाई आपका पैसा आपने एक तो लोन में दिया, ठीक है, आप यू आर हेल्पिंग मी मे बी लेट्स से, बट बाद में नुकसान तो आप ही का हुआ. आप नुकसान क्यों बेयर करोगे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड देन दिस कैन रन इनटू सो मच ऑफ मनी. मान लो हम 1 करोड़ का लोन ले लिया और हम बोले कि फ्रेश स्टार्ट कर दो, एक इंसान का बैठे बैठे 1 करोड़ का नुकसान हो गया. रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी डज नॉट मीन द कोर्ट हैज अ राइट टू वेव ऑफ द लोन्स. वो राइट केवल मेरे पास है, वो पैसा मेरा है, इट्स माई मनी. हाउ कैन यू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर वेवर ऑफ माई राइट्स? I am the creditor. How can you go and ask for waiver of my rights? मेरा पैसा मेरे को वापस मिलना चाहिए, is my right. The court cannot take away this right from me. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. तो इसमें फिर देखो ऐसा बोला गया कि that's true, court cannot take away rights from you. एंड बहुत मिसयूज हो सकता है इसका. तो मिसयूज को कर्ब करने के लिए जो कंडीशंस ले डाउन किए गए ना फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, एलिजिबिलिटी जो ले डाउन किए गए, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड वो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको अगर आप पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि भाई इसमें तो मुश्किल से कोई फिट होगा, एंड जो भी इंसान फिट होगा वो जेन्युइनली बहुत खराब हालत होगा उसका, जेन्युइनली उसका हालत बहुत खराब होगा, जेन्युइनली उसके पास कुछ पैसा नहीं होगा, जेन्युइनली वो अपना डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रहा होगा. इसीलिए उनके डेट्स को हम लोग ने वेव ऑफ कर दिया ना. आप बोलोगे भाई कितना भी जेन्युइन केस हो ऐसे कैसे वेव कर सकते हो आप डेट्स को, कितना बड़ा बड़ा डेट्स होता है. तो हम लोग ने डेट्स को भी कैप लगा दिया. हम लोग ने बोला 35,000 से ज़्यादा अगर आप डेट्स लेके रखे हो तो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे. सो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में सबसे पहले वही डेट्स आते हैं, वही लोग आते हैं जिनका टोटल डेट्स 35,000 से कम रहता है. उससे ज्यादा वाले डेट्स वाले लोग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में कभी आ ही नहीं सकते. ठीक है. सो आपको कॉन्सेप्ट समझा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का क्या होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट. प्रॉब्लम समझा क्या होता है, प्रॉब्लम इन द होल कॉन्सेप्ट. द प्रॉब्लम इज कि हाउ कैन समबडी एल्स वेव ऑफ माई राइट, इट वॉज माई मनी. चल 1 रुपया भी था तो मेरा ही पैसा था ना. हाउ कैन द कोर्ट से कि नहीं पैसा मत दो, भाई हमने उसको पैसा दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि पैसा वापस मिलेगा मेरे को. हाउ कैन द कोर्ट से पैसा मत दो. वेल दिस इज एन एक्सेप्शन जो कार्व आउट किया गया. ये एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसमें बोला गया कि ठीक है कोर्ट को हम ये पावर दे रहे हैं फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन नेवर ओवरराइड समबडीज राइट्स. इसलिए हम लोग ने बोला मतलब इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट. तो इसलिए हम लोग ने बोला चलो हम लोग ग्रेटर गुड के लिए चीज़ अलाउ कर रहे हैं, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 35,000. ठीक है, 35,000 से ज़्यादा नहीं. प्लस हम लोग ने इतने स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं कि कोई इंसान अगर जेन्युइन केस ना हो तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता कभी भी. ठीक है, समझा. चलिए. Now, what is a fresh start process? Fresh start process is a process where the eligible debtors is a very important term यहाँ पे, because सब debtors के लिए नहीं होता, केवल eligible debtors के लिए होता है, उन debtors के लिए जो लोग वो conditions fulfill करते हैं. So where eligible debtors are discharged from certain debts. ठीक है.
ये जो सर्टेन डेट्स है इनको बोलते हैं क्वालिफाइंग डेट्स. क्वालिफाइंग डेट्स मतलब वही डेट्स जिनके लिए आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो. सो देयर सर्टेन डेट्स जो क्वालिफाइंग डेट्स है जिसके लिए आप प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हो. देयर अदर डेट्स जो एक्सक्लूडेड डेट्स है जिसके लिए आप प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा सकते, वो आपको एनी केस में पे करना ही पड़ेगा. सो द एलिजिबल डेटर विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिफाइंग डेट, ठीक है, विद इन अ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड. वो तो अपने जब एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे तो अपने देख लेंगे क्या थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, एलिजिबल डेटर्स को उनके क्वालिफाइंग डेट से हम डिस्चार्ज कर देते हैं. द क्वालिफाइंग डेट्स हैव टू बी अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एंड वो थ्रेशोल्ड तक अगर है तो आपका डेट डिस्चार्ज हो गया, यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश, ठीक है. एक चीज याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बनाया गया केवल उन लोगों के लिए है जिन लोग को कम पैसा रीपे करना पड़ता है, हु ओ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. आई हैव टोल्ड यू 35,000 इज द लिमिट. अगर आप 35,000 से एक भी ज्यादा पैसा ओ करते हो किसी को भी, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश स्टार्ट, ठीक है. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर पीपल हु ओ रिलेटिवली वेरी लेस अमाउंट एंड दे हैव नो असेट्स टू पे बैक, ठीक है. अभी व्हेन यू सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब यू रियलाइज कि इनका अमाउंट जो डेट का होता है बहुत कम होता है एंड इनके पास असेट्स होते ही नहीं है, इनके पास इनकम होता ही नहीं था, हाउ विल दे पे बैक. वैसे ही लोगों को हमने यहाँ पे रखा है. अभी भी अगर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, फिर भी व्हेन यू सी द क्वालिफिकेशंस यू विल अंडरस्टैंड कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज, पहले एक बार आपने देख लेते क्वालिफाइंग डेट क्या होता है एंड एक्सक्लूडेड डेट क्या होता है, ठीक है. क्वालिफाइंग डेट मीन्स एनी अमाउंट दैट इज ड्यू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, ठीक है. तो अगर मान लो आप जा रहे हो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, तो आपके लिए क्वालिफाइंग डेट्स वो सारे डेट्स होंगे जो ड्यू है आपसे, जो आपको पे बैक करना है विथ द इंटरेस्ट, ठीक है. बट इट डज नॉट इंक्लूड सम ऑफ द अमाउंट दैट इज फर्स्ट एन एक्सक्लूडेड डेट. इट डज नॉट इंक्लूड एन एक्सक्लूडेड डेट. सेकेंड, इट डज नॉट इंक्लूड अ सिक्योर्ड डेट. एंड थर्ड, इट डज नॉट इंक्लूड वो डेट जो आपने एप्लीकेशन फाइल करने के 3 महीने पहले लिया है, मतलब 3 महीने के अंदर लिया है, ठीक है. बिकॉज उसमें क्या चांस होता है कि आपको पता है कि हम एप्लीकेशन फाइल करने वाले, चलो 2,000 का डेट और ले लेते, माफ हो जाएगा. सो एप्लीकेशन फाइल करने के 3 महीने के अंदर तक के पहले अगर आपने कोई डेट लिया है तो दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग डेट्स, ठीक है. तो क्वालिफाइंग डेट मतलब क्या, एनी मनी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड डेट, secured debt and any debt that you have incurred in the past 3 months, ठीक है. वो तीनों एक्सक्लूडेड होते हैं. नाउ एक्सक्लूडेड डेट्स मतलब क्या, सेम, liability to pay fine by the court, liability to pay damages by the court, pay maintenance and the last is student loan. Student loan क्यों, बिकॉज अगर आपने पैसा लिया था पढ़ाई करने के लिए तो आपको पढ़ाई करना चाहिए था, अगर आप पढ़ाई किए होते तो आप यहाँ नहीं होते आज, सिंपल, ठीक है. तो स्टूडेंट लोन. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, बट आई पर्सनली थिंक उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है. एग्जाम में अगर हम पेपर सेट कर रहे होंगे तो आई विल गिव यू अ केस स्टडी. आई विल गिव यू लाइक अ गुड नाइस 1 पेज लॉन्ग केस स्टडी जिसमें हम सब डिटेल्स इधर उधर स्कैटर करके देंगे. यू विल हैव टू फिगर आउट कि वो इंसान एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रियली वेल. सुनिए, फर्स्ट, the gross annual income does not exceed ₹60,000 of the year, ठीक है. तो अगर मान लो आपको एक साल में 60,000 से रुपया ज्यादा मिल रहा है आपका इनकम, तो यू आर नॉट एलिजिबल. मतलब महीने में कितना, 5,000. तो आप सोच रहे हो कितने लो इनकम लेवल वालों के लिए प्रोविजन बनाया गया है. ऐसा कोई भी इंसान जिसको महीने में 5,000 से कम पैसा मिलता है वही इसमें आ सकता है. एंड दिस इज ग्रोस एनुअल इनकम, इट्स नॉट योर टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स. ग्रॉस एनुअल इनकम, ठीक है. चलिए, द सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द असेट्स डज नॉट एक्सीड 20,000. ये 20,000 वाले कान में तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स भी निकल जाते हैं. क्यों, अपना फोन, घड़ी, बैग, मेकअप, कपड़े में लाओ 20,000 से ऊपर हो जाएगा. सो ऑल ऑफ अस आर इनएलिजिबल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. नाउ वो लोग जो लोग एलिजिबल है कौन, जो मे बी से रोड साइड रहते हैं, या मे बी पीपल हु लिव इन वेरी बैड कंडीशंस हु डू नॉट हैव एनी असेट्स, ऑल ऑफ दैट. मतलब असेट्स आपका 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो मतलब वो महंगा फोन भी यूज नहीं कर सकते, दे हैव टू यूज नोकिया. Third, aggregate value of qualifying debts does not exceed 35,000. आपने जितना डेट लिया था उसमें से qualifying debt should not be more than 35,000. So अगर मान लो आपका टोटल डेट है 85,000, जिसमें से 50,000 नहीं 60,000, ठीक है. आपका टोटल डेट है 85,000 जिसमें से 60,000 इज योर स्टूडेंट लोन. तो आर यू एलिजिबल? Total debt is 85,000. Student loan is 60,000. Are you eligible? So you will not even include it in qualifying debt.
तो वो आप 60,000 माइनस कर दोगे, टोटल डेट कितना बचा? 20,000, तो 20,000 35 के अंदर आ गए, यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, मतलब आप एक्सक्लूडेड डेट को काउंट भी नहीं करते हो टू टेक द एग्रीगेट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर नॉट एन अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट, मतलब आपके अगेंस्ट बैंकरप्सी ऑर्डर पास नहीं हुआ हो एंड आपने अगर पास हुआ भी हो तो आपने सारे डेट्स पे ऑफ कर दिया हो। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट मतलब वो इंसान जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने एक बैंकरप्सी ऑर्डर पास कर दिया है एंड उसके बाद भी उस इंसान ने पैसा रिटर्न नहीं किया अभी तक। अनडिस्चार्ज मीन्स यू हैव नॉट डिस्चार्ज योर डेट्स एंड बैंकरप्ट मीन द कोर्ट हैज अनाउंस्ड यू टू बी अ बैंकरप्ट। ठीक है, तो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट मतलब वो सारे इंसान जिनको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया एज बैंकरप्ट एंड दे हैव नॉट येट पेड बैक देयर मनी। नेक्स्ट, यू डू नॉट ओन एनी ड्वेलिंग यूनिट, यू डू नॉट हैव अ हाउस व्हाटसोएवर। ठीक है, चाहे वो गिरवी रखा हो, गिरवी नहीं रखा हो, यू शुड नॉट हैव अ हाउस। A house means a small hut also. You should not have a house. ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी आपके अगेंस्ट फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या बैंक्रप्सी प्रोसेस अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सो ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू है और दूसरी तरफ आप आके बोल रहे हो कि इतना सा अमाउंट के लिए फ्रेश स्टार्ट कर दो। नो, दैट डजंट हैपन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पिछले 12 महीने में कभी भी आपके ऊपर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर पास नहीं हुआ है। सो बेसिकली हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जो लोग इंसान एलिजिबल है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए वो हर 12 महीने में आके अपना फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस करा सकते हैं। समझा आपको? पूरे फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्लाइड है तो वो यही है, एलिजिबिलिटी फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अगेन, ग्रॉस एनुअल इनकम नॉट मोर देन 60,000, assets not more than, qualifying debts not more than 35,000, undischarged bankrupt नहीं होना चाहिए, should not have a dwelling unit, ongoing fresh start process, insolvency resolution process या bankruptcy process नहीं होना चाहिए, and the last one is पिछले 12 महीने में कभी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस आके अगेंस्ट नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड जो हम बोल रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट है फॉर पीपल हु हैव वेरी लेस एसेट्स या वेरी लेस इनकम या वेरी लेस डेट। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे थे? एंड इससे ऑलमोस्ट लाइक 95 to 98% ऑफ इंडियंस विल, 95% इंडियंस विल गेट आउट। क्योंकि आज के दिन में फोन तो सबके पास ही होता है ना, तो फोन को ही ऐड कर लो, फिर 20,000 से आगे निकल जाएगा वो। ये समझा आपको? ठीक है, चलिए ना अपने इसका प्रोसेस देखते हैं। एप्लीकेशन सबसे पहले फाइल होता है। सो एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? द डेटर हिमसेल्फ। हमको फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चाहिए, हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द डेटर, या तो इंडिविजुअली कर सकता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू कर सकता है। किसको जाएगा एप्लीकेशन? टू डीआरटी। ठीक है, एप्लीकेशन इज फाइल्ड थ्रू डीआरटी। एक बार आपका एप्लीकेशन फाइल हो जाता है, देन इंटरिम मॉरेटोरियम इज इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है, उसका कमेंसमेंट होता है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड वो खत्म होता है ऑन द डे ऑन विच योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, एंड आपको एप्लीकेशन के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ता है? लिस्ट ऑफ ऑल द डेट्स दैट इज ओड टू यू, जितना इंटरेस्ट पेबल ऑन दोस डेट्स एंड उसमें से कितने सिक्योर डेट है। ठीक है, सो बेसिकली ऑल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स यू हैव टू गिव। तो अगर आप एप्लीकेशन फाइल करो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, आपको डीआरटी को एप्लीकेशन फाइल करना है। आप जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करोगे उस दिन इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा, एंड जिस दिन डीआरटी डिसाइड कर लेती है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उस दिन इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा। एंड आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको एप्लीकेशन के साथ सारा लिस्ट ऑफ डेट्स देना पड़ता है अलॉन्ग विद द डेटर्स, सारा इंटरेस्ट पेबल देना पड़ता है उस पर, एंड द लास्ट वन इज कोई भी सिक्योरिटी अगर होल्ड किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस डेट्स तो आपको उसका भी लिस्ट देना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझा आपको? नाउ आपने अगर एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो कौन अपॉइंट होगा इंटरिम मॉरेटोरियम में? सबसे पहले अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट का जो भी क्या बोलते हैं प्रोसेस है सेम है। ठीक है, डीआरटी वाला सेम है। तो अगर आपने थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल किया है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो डीआरटी आईबीबीआई के पास जाएगी 7 दिन में, आईबीबीआई 7 दिन में अपना बताएगा, डीआरटी विल अपॉइंट हिम। अगर आपने खुद से किया है तो डीआरटी आईबीबीआई के पास जाएगी 7 दिन में, आईबीबीआई को बोलेगी किसी का नाम बताओ, आईबीबीआई 7 दिन के अंदर नाम बताएगा एंड द पर्सन विल गेट अपॉइंटेड एज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, नाउ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर अपॉइंट हो जाता है उसके बाद वो क्या करेगा?
उसके पहले एग्जामिन करता है एप्लीकेशन को, फिर रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो वो पूरा उसको एग्जामिन करेगा। तो द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू एग्जामिन द होल एप्लीकेशन विद इन 10 days ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू DRT। सेम चीज है, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के भेजना है आपको। हाँ, उसमें आप रेकमेंड करोगे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। आप जो भी रेकमेंड करोगे आपको उसका रीजंस देना पड़ेगा। क्यों बोल रहे हो आपकी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, क्यों बोल रहे हो कि आप रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे रैंडमली आपके विम्स एंड फैंसीज में नहीं होता ना चीजें। यू हैव टू टेल देम व्हाई, ठीक है। नाउ इसके बाद प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपने एप्लीकेशन फाइल किया, इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट में रेकमेंड किया एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट। अगर रिपोर्ट में उसने रेकमेंड किया एक्सेप्ट कर लो, DRT विल एक्सेप्ट। अगर उसने रिपोर्ट में लिया रिजेक्ट कर दो, DRT विल रिजेक्ट। बात खत्म, फ्रेश स्टार्ट, प्रोसेस इज ओवर, ठीक है। कितने दिन के अंदर रिपोर्ट आने के? 14 days के अंदर। तो सेम जो अपने IRP में पढ़े थे वो। ठीक है। नाउ जिस दिन अगर मान लो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, बात वहीं खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। बट अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उस दिन आपका इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म होता है एंड योर मॉरेटोरियम पीरियड बिगिंस। मॉरेटोरियम पीरियड में यहाँ पे ऐसा कोई खास वो नहीं रहता है। हम बस इतना चाहते हैं कि अभी 6 महीने तक इसको कोई परेशान ना करे, बिकॉज वी आर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ फ्रेश। तो वी वांट कि 6 महीने तक कोई लिटिगेशन ना हो, 6 महीने तक ये कुछ असेट्स ना ले। वो वील सी मॉरेटोरियम पीरियड में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो 6 महीने का मॉरेटोरियम होता है, डिफरेंट है। अभी वील सी इस मॉरेटोरियम में क्या क्या नहीं कर सकते, वील सी, ठीक है। बट आपको समझ में आए, इसका प्रोसेस इतना सही है। एप्लीकेशन, इंटरिम मॉरेटोरियम, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रिपोर्ट, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द DRT। एक्सेप्ट हो गया तो योर मॉरेटोरियम पीरियड बिगिंस, रिजेक्ट हो गया तो बात वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड। इसके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं यहाँ पे मॉरेटोरियम पीरियड के। फर्स्ट, कोई भी लीगल एक्शन आप फाइल नहीं कर सकते हो, और कोई भी पेंडिंग लीगल एक्शन अगर होगा तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, ठीक है। वही लीगल एक्शन फाइल नहीं कर सकते हो एंड लीगल एक्शन जो होता है पेंडिंग नहीं होता है। द डेटर जिसके अगेंस्ट फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है, किसी भी नई कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता है, फॉर्म नहीं कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। सेकेंड, वो अपने किसी भी असेट्स को एलियनेट नहीं कर सकता। एंड थर्ड, वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। अगर इंडिया के बाहर जाना है तो उसको DRT का परमिशन लेना होगा। नेक्स्ट, अगर डेटर आपका एक फर्म है, अगर मान लो फर्म ने अप्लाई किया था एंड फर्म एक डेटर है, तो उसको अपने सारे पार्टनर्स को, एंड अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को भी अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को बताना पड़ेगा रिटन में कि आई एम अंडरगोइंग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। एंड अगर वो आगे जाके किसी भी इंसान के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है तो उसको भी बताना पड़ेगा कि आई एम अंडरगोइंग अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। सो बेसिकली यू हैव टू इन्फॉर्म एवरीबडी। ठीक है। तो यहां पे इस मॉरेटोरियम में क्या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो? तो मतलब कर सकते हो। अगर बाहर नहीं किया गया तो कर सकते हो, ठीक है। सो आप क्या क्या नहीं कर सकते? फर्स्ट, आप पेंडिंग लीगल सूट्स को आगे लेके नहीं जा सकते, आप नए सूट्स फाइल नहीं कर सकते, आप असेट्स एलियनेट नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी डायरेक्टर जैसे काम नहीं कर सकते, कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, एंड लास्ट इज आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को बताना पड़ेगा कि मेरा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रहा है। एंड अगर आप किसी भी नए ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, विच मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, तो अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो तो आप उसको भी बताओगे कि आपका फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रहा है। सो 3 जगह हम लोग ने मॉरेटोरियम पढ़ा, पार्ट 2 में CIRP में, पार्ट 3 में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एंड फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में। तीनों के मॉरेटोरियम के इफेक्ट्स डिफरेंट है, ठीक है। तीनों के डिफरेंट है, कुछ चीज सेम है बट कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ एडिशनल है, कुछ नहीं है, वैसे टाइप का है, ठीक है। सो तीनों का मॉरेटोरियम का इफेक्ट डिफरेंट होता है, ये समझा आपको? ठीक है, चलिए। ऑल्सो नहीं, ये इट्स नॉट रेलेवेंट, ठीक है। चलिए, नाउ अब यहां पे आता है अपना मेन बात। चलो, अभी तक तो क्रेडिटर्स का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नाता ही नहीं था, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल किया डेटर ने, किसको फाइल किया? DRT को। एप्लीकेशन को चेक किसने किया? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने। भाई उसने तो अभी तक क्रेडिटर से पूछा भी नहीं, द क्रेडिटर्स आर फाइन विद इट और नॉट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का रोल आता है आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो क्रेडिटर्स क्यों माथा लगाएंगे? अगर मान लो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो क्रेडिटर 10 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस
एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। किसको फाइल करेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसके बाद 10 दिन के अंदर उस ऑब्जेक्शंस को देखेगा ना। ऑब्जेक्शन आप दो ही ग्राउंड में कर सकते हो, पहला कि आपने क्वालिफाइंग डेट को ऐड नहीं किया या आपने एक्सक्लूडेड डेट को ऐड कर दिया, एंड दूसरा दैट मेरा जो डेट है वो क्वालिफाइंग डेट नहीं है। सिंपल, ठीक है, यही दो ग्राउंड्स है। मतलब आपने गलती से या तो किसी डेट को ऐड कर दिया है या मिस्टेक से कोई डेट को छोड़ दिया है। अगर आपने गलती से मेरे डेट को ऐड किया तो रिमूव कर दो, या फिर अगर आपने 15,000 का डेट ऐड ही नहीं किया, ये क्वालिफाइड ही नहीं है, 35,000 से ऊपर पड़ गया इसका डेट, तो ये दो ऑप्शन रहते हैं, बस यही दो रीजन रहते हैं, रॉन्गफुली एडेड डेट, रॉन्गफुली लेफ्ट आउट डेट। ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस किसको रेज करेगा? क्रेडिटर आरपी को रेज करेगा। कितने दिन के अंदर? Within 10 days of the order of admission. And RP कितने दिन के अंदर चेक करेगा? Within 10 days of the application. जब भी आता है एप्लीकेशन उसके 10 days के अंदर आरपी चेक करता है। ठीक है, नाउ मान लो आरपी ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर आरपी ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है आपका ऑब्जेक्शन वैलिड है, वो डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा एंड दी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस विल बी रिवोक्ड। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर विल बी रिवोक्ड। बट मान लो आरपी ने बोला कि नहीं, योर एप्लीकेशन इज नॉट वैलिड, ही इज क्वालिफाइड फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, उस केस में आप 10 डेज के अंदर जा सकते हो टू दी डीआरटी। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने आपका हेल्प नहीं किया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप डीआरटी के पास जा सकते हो। कितने दिन के अंदर? 10 डेज के अंदर। ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं कि मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया नहीं गया था, सेकेंडली उन लोग दोनों के पीछे कल्यूजन था, उन लोग ने आपस में समझौता करके मेरे को बेमतलब का निकाल दिया, एंड थर्ड इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ वाज नॉट फॉलोड। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, अगर डेटर्स या क्रेडिटर्स या किसी को भी चाहिए कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपने को रिप्लेस करना है, दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द डीआरटी टू रिप्लेस देम। ठीक है, सो डिफॉल्ट हुआ, एप्लीकेशन फाइल करो। कौन फाइल करेगा? द डेटर विल फाइल। किसको फाइल करेगा? डीआरटी को। डीआरटी इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट कर देगा एंड देन एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल एग्जामिन द एप्लीकेशन, रेकमेंड इन अ रिपोर्ट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वो जो भी रिपोर्ट में रेकमेंड करेगा डीआरटी विल डू दैट। अगर रिजेक्शन बोला तो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्टेंस बोला तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर रिजेक्ट बोल दिया बात में खत्म हो जाती है, अगर एक्सेप्ट बोल दिया तो इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है, मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्रेडिटर्स को 10 दिन का टाइम मिलता है टू फाइल ऑब्जेक्शंस। क्रेडिटर्स फाइल और किसको करेंगे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 10 दिन के अंदर वेरीफाई करेगा एंड अपना ऑर्डर पास करेगा। अगर मान लो क्रेडिटर्स को उसके ऑप्शन से उसके ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो लोग नेक्स्ट 10 डेज के अंदर डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इतना सही प्रोसेस है। ठीक है, नाउ क्या एक बार फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर पास हो गया तो रिवोक किया जा सकता है? मतलब अगर एक बार मेरे को डीआरटी ने बोल दिया ठीक है 35,000 पे मत करो, क्या बाद में वो ये बोल सकता है नहीं तुमको पे करना पड़ेगा? हाँ बोल सकता है, बट ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड ओनली ऑन वेरी स्पेसिफिक ग्राउंड्स। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे भी डीआरटी खुद से सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द डीआरटी जिसमें वो बोलेंगे कि देखो भाई हम लोग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए, ठीक है, आपने उसके हिसाब से फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर दे दिया, वेरी गुड, बट फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर आने के बाद इसको एक जैकपॉट लग गया जिससे इसके असेट्स बढ़ के 1 करोड़ के हो गए। नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ द फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर फॉर हिम। ठीक है, तो रिवोक द फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। ठीक है, सो इन केस देयर इज एनी चेंज इन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेटर, या डेटर ने कोई भी कंडीशन का नॉन कंप्लायंस किया है, या फिर डेटर ने मैलिफाइड इंटेंशन से काम करके चीट किया है आरपी के ऊपर या डीआरटी के ऊपर, या फ्रॉड किया है, इन ग्राउंड्स पे द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू रिवोक द फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। फर्स्ट इज चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, सेकेंड इज नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, एंड थर्ड वन इज कि अगर उन्होंने मैलिफाइड या विलफुली फेल किया है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कोड। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन फाइल होता है तो डीआरटी हैज टू डिसाइड अपॉन द एप्लीकेशन विद इन 14 डेज एंड उसको बोर्ड को बताना पड़ेगा।
willfully defaulted the provisions of the code, willfully neglected the provisions of the code. अगर he has acted malified and willfully not complied with the code, ठीक है. एक बार आपका एप्लीकेशन फाइल होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है, तो उस केस में फिर DRT 14 days के अंदर will pass an order. Now this can happen only up to 180 days from the date of moratorium. From the only moratorium period के दौरान 180 days के एंड में moratorium खत्म हो जाता है, then खत्म. नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये जो इंसान है ये कभी श्योर ही नहीं हो पाएगा, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हमेशा इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा. आज इसको जैकपॉट लगा क्या कि आज कमाने लग गया क्या, जो भी, राइट. तो 180 डेज जितना दिन मॉरेटोरियम पीरियड चलता है उतने दिन तक ही ऐसा एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो. द फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर कैन बी रिवोक्ड ओनली अप टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. इसी के साथ अपना फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का डिस्कशन होता है खत्म. इतना ही अपने को पढ़ना था. तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस जहां पे एक एलिजिबल डेटर का क्वालिफाइंग डेट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको बोलते हैं वापस स्टार्ट करो, स्टार्ट अ फ्रेश. ठीक है. उसमें साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेसिफिकली हम लोग लेके आए हैं सो दैट जो लोग जिनके पास कम असेट्स था, जो लोग जेन्युइनली गरीब थे, उन लोगों को फायदा मिल सके. कंडीशंस क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट. क्वालिफाइंग डेट्स वगैरह सेम ही रहता है. कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट 60,000 ज़्यादा ग्रॉस एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए. सेकंड, असेट्स 20,000 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए. थर्ड, क्वालिफाइंग डेट 35,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फोर्थ, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, ड्वेलिंग यूनिट नहीं होना चाहिए. वेदर इनकम्बर्ड और नॉट नहीं पता फर्क पड़ता. हाँ, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, बैंकरप्सी प्रोसेस या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपके अगेंस्ट चालू नहीं होना चाहिए. एंड पिछले 12 महीने में एक भी फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास नहीं होना चाहिए, आपके फेवर में पास नहीं होना चाहिए. ठीक है. प्रोसेस क्या है? आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, उसके बाद एक इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है वो सब है. देन एन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट, examine and submit a report recommending whether to accept or not. Based on this, the DRT will whether accept it or reject it. Either accept it or reject it. ठीक है. रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म. एक्सेप्ट कर दिया, मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट्स एंड मॉरेटोरियम पीरियड कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज. मॉरेटोरियम पीरियड में क्या क्या आप नहीं कर सकते हो? आप पहले कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं होते हैं, आप डायरेक्टर जैसे काम नहीं कर सकते हो, मैनेज नहीं कर सकते हो, प्रमोट नहीं कर सकते कंपनी को, आप असेट्स को एलिनेट नहीं कर सकते और इंडिया के बाहर नहीं जा सकते. साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स को बताना पड़ेगा एंड किसी भी ट्रांजैक्शन में आप एंटर कर रहे हो तो आपको उनको भी बताना पड़ेगा. ठीक है. एंड द लास्ट वन, हाँ, उसके बाद एक बार आपके ये मॉरेटोरियम आ जाता है, देन क्रेडिटर्स को ऑब्जेक्शंस देना पड़ता है अगर कुछ है तो, विद इन 10 days ऑफ रिसीविंग द नोटिस, रिसीविंग द ऑर्डर का कॉपी. ठीक है. किसको देंगे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को. फिर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल डिसाइड एंड मेक एन ऑर्डर. अगर उनको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नहीं अच्छा लगा ऑर्डर, दे कैन अपील या दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द DRT विद इन 10 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. द DRT हैज टू डिसाइड विद इन 14 days. ठीक है. रेवोकेशन ऑफ फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर रिवोक कर सकते हैं कब? अगर उसका फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ है, या उसने किसी कंडीशन को ब्रीच किया है, या फिर अगर उसने मैलिफाइड एक्ट किया है, या फिर कोड के किसी प्रोविजन को वायलेट किया है. ठीक है. एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? DRT के पास, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड DRT विल हैव टू डिसाइड विद इन 14 days ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है. इसी के साथ अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस खत्म होता है. बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, बट बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है. इट्स अ वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट. सो अभी तक हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जान नहीं पाए. लेट्स सी, जब एक बार इंप्लीमेंट हो जाता है ये, इस पे है ही नहीं केस ना, है ही नहीं. केस स्टडी भी क्या ही करेंगे? केस स्टडी एवरीथिंग विल बी एकेडमिक ओनली. मतलब जो आपका लिखा है वही, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं इसका अभी तक, राइट. तो लेट्स सी, अगर कभी नोटिफाई होता है ये तो क्या होता है तब पता चलेगा. राइट नाउ दिस इज द पोजीशन. वी डू नॉट नो द प्रैक्टिकल वो, वी जस्ट नो दिस फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो इसी के साथ अपने खत्म करते हैं आज का लेक्चर. फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस वी सॉ टुडे फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ IBC. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वील सी फ्रॉम मे बी बैंक्रप्सी ऑर्डर. ठीक है. वो एक बचा है पार्ट 3 का, वो भी देख के अपने खत्म करते हैं. ठीक है. तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए. धन्यवाद.